नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स में। आज के इस वीडियो में हम फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो देखेंगे। इस सम में जो ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है उसमें जो हमने प्रीवियस सम किए उससे अलग इंफॉर्मेशन दी गई है। एडजस्टमेंट में भी तो जो एक या दो एडजस्टमेंट है वो अलग है। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग balances were recorded in the books of Kaushik Company Limited as on 31st March 2020। डेबिट साइड फर्स्ट एंट्री दी गई है इनकम टैक्स। क्योंकि ये ट्रायल बैलेंस में दी गई है हम इसकी एक ही इफेक्ट देंगे। पीएनएल अकाउंट में जो अदर एक्सपेंसेस के नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसमें। देन आफ्टर कॉल्स इन एरियर इक्विटी शेयर पे 25,000। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको प्रेफरेंस शेयर भी दिए गए हैं, ठीक है। प्रीवियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में ये जो प्रेफरेंस शेयर थे वो नहीं दिए गए थे, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर भी दिए गए हैं, वो भी देखेंगे। बट अभी देख लेते हैं कॉल सिनेरियस की एंट्री। वो अभी ट्रायल बैलेंस में दी गई है, यानी कि जब इक्विटी शेयर का हम कैलकुलेशन करेंगे इतना रुपीज़ जो है कॉल सिनेरियर है वो मिले नहीं है अभी तक, ठीक है। तो वो जो है वो इक्विटी शेयर में से माइनस होंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल में से ये 25,000 रुपीज़ जो है माइनस होंगे। इसकी एक इफेक्ट आएगी। कैश एंड बैंक बैलेंस वो डायरेक्टली जो हम है न्यू बैलेंस शीट में लिख देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में आ जाएगी। ओपनिंग स्टॉक जो है वो हम पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। चेंज इन स्टॉक के कैलकुलेशन जब हम करेंगे तब उसमें ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे, तो वहाँ पे उसकी एक इफेक्ट आएगी। देन प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन दिया गया है, ध्यान से देखना, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सिर्फ प्रोविडेंट फंड अगर दिया हुआ होता तो हम उसको जो है लायबिलिटी साइड लिख देते, बट ये कंट्रीब्यूशन है। सो वो जो है एक्सपेंस है कंपनी के लिए और वो आ जाएगा पीएनएल अकाउंट्स में जो हम एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में लिखते हैं, सैलरी वेजेस। सो उसके अंदर जो है प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन भी आ जाएगा एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में लिखेंगे। फर्नीचर भी उसी में आएगा। इन्वेस्टमेंट्स जो है वो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के रूप में आएंगे। लूज टूल्स जो है अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें लूज टूल्स नहीं दिए गए थे और कई स्टूडेंट्स को इसमें डाउट भी रहता है। लूज टूल्स जो है वो इन्वेंटरीज में इंक्लूड होंगे, क्योंकि वो जो मटेरियल के साथ हम यूज़ करते हैं, इसी तरह से लूज टूल्स जो है वो रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग और मटेरियल के रूप में उसको कंसिडर किया जाता है। इसलिए लूज टूल्स आपका इन्वेंटरीज का जो कैलकुलेशन रहेगा उसमें आएगा। देन आफ्टर पोस्टेज एंड टेलीग्राम जो है वो अदर एक्सपेंसेस में आएंगे और स्टेशनरी एक्सपेंसेस जो है वो भी अदर एक्सपेंसेस में आएंगे। देन आफ्टर रेंट एंड टैक्सेस है वो भी अदर एक्सपेंसेस में, जब हम पीएनएल अकाउंट्स में लास्ट में लिखते हैं अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसका जो नोट्स प्रिपेयर करेंगे उसकी जो नोट्स रहेगी उसमें ये सारे एक्सपेंसेस जो आएंगे। उसके बाद सैलरी जो है वो एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस में आएगी, जो पीएनएल अकाउंट में लिखते हैं। डायरेक्टर फीस जो है अदर एक्सपेंस में आएगी। डेटर्स जो है वो करंट असेट्स में आएंगे, जिसका हेडिंग रहेगा ट्रेड रिसीवेबल्स। और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस यहाँ पे आप ध्यान से देखना, इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दिया गया है। एडजस्टमेंट में आपको कहीं भी वो नहीं कहेंगे कि आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करना है। फिर भी जैसे कि मैंने प्रीवियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में बात की थी, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस कंपनीज एक्ट 2013 में एज अ फिक्टिशियस एसेट्स कंसिडर नहीं किया जाता है। इसके लिए आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ कर ही देने हैं अगर आपको ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं, चाहे एडजस्टमेंट दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, ठीक है। यहाँ पे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 15,000 है। जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करेंगे उसमें पीएनएल अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। सो पीएनएल अकाउंट में डिडक्शन की कॉलम में ये 15,000 लिख देंगे। उसका मतलब होगा कि हम जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो है उसको राइट ऑफ कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं प्रोडक्टिव वेजेस। प्रोडक्टिव वेजेस जो रहेंगे वो भी जो आप कह सकते हो कि एज ए एक्सपेंसेस हम उसको लिखेंगे। और वेजेस है तो जो है हम कह सकते हैं कि वो वर्कर्स के साथ रिलेटेड है। देन आफ्टर डिबेंचर रिडेम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट है। डिबेंचर फंड होता तो हम जो है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में जो है वो लिख देते, बट यहाँ पे वो एज अ फंड नहीं बट इन्वेस्टमेंट है, उसका फंड का इन्वेस्टमेंट, तो आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट साइड, असेट साइड, ठीक है। देन आफ्टर परचेसेस जो है वो हम पीएनएल अकाउंट में उसकी एंट्री देंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं क्रेडिट साइड, रिजर्व फॉर बैड डेट।
अब इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ बैड डेट रिजर्व दिया गया है, और एडजस्टमेंट जब हम देखेंगे तभी आप देख पाओगे कि उसमें भी आपको बैड डेट रिजर्व दिया गया है। तो उसकी एंट्री कैसे देंगे? जो ये ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व है, ठीक है, उसकी एक ही इफेक्ट आएगी जो हम P&L अकाउंट में नेट अदर एक्सपेंस लिखेंगे उसमें बैड डेट लिखेंगे, ठीक है। तो बैड डेट जो है ये प्लस बैलेंस आपका कंसिडर होगा क्योंकि क्रेडिट साइड है, तो उतना रिजर्व आपके पास है। अब न्यू जो आपको एडजस्टमेंट में बैड डेट रिजर्व दिया हुआ होगा उसकी दो इफेक्ट हम देंगे, एक जो है डेटर्स में देंगे और दूसरी P&L अकाउंट में लिखेंगे। अब आपको करना क्या है कि जो एडजस्टमेंट वाला बैड डेट रिजर्व होगा उसमें से ये जो आपको क्रेडिट बैलेंस है आपके पास वो पहले माइनस कर देना है, ठीक है। उसका कैलकुलेशन भी हम देखेंगे। सो आपको एडजस्टमेंट वाला जो बैड डेट रिजर्व से फॉर एग्जांपल 10,000 होता है, ठीक है। सो 10,000 वो रहेगा न्यू बैड डेट रिजर्व, उसमें से ये 7,500 दिए हुए हैं। सो उसके बाद 10,000 माइनस 7,500 आप करोगे, उसके बाद कोई भी अमाउंट जो बचती है वही आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। से फॉर एग्जाम्पल 10,000 माइनस 7,500 तो 2,500 अभी भी जो है वो बैलेंस है वहाँ पे, वही आप P&L अकाउंट में लिखोगे क्योंकि वही इतना ही इंक्रीज होगा बैड डेट रिजर्व में। बाकी का तो आपका ये क्रेडिट रिजर्व जो है वो अभी भी है, ठीक है। वो हम आराम से देखेंगे जब कैलकुलेशन करेंगे। देन आफ्टर डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, वो आ जाएगी अदर रेवेन्यू में P&L अकाउंट्स में। पब्लिक डिपॉजिट है नॉन करंट लायबिलिटीज में आ जाएगी। लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया वो भी नॉन करंट लायबिलिटीज में ही आ जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो ओपनिंग बैलेंस है, जब हम रिजर्व एंड सरप्लस की नोट प्रिपेयर करेंगे उसमें ओपनिंग बैलेंस में ये बैलेंस लिखेंगे। क्रेडिटर्स जो है करंट लायबिलिटीज में आ जाएंगे, ट्रेड पेबल्स के रूप में। बिल्स पेबल्स भी उसमें आएंगे। सेल्स दिया हुआ है P&L अकाउंट में, ऑपरेशन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लिखेंगे। 5% डिवेंचर मॉर्गेज तो ये आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज में। प्रोविडेंट फंड जो है वो भी आएगा लायबिलिटी साइड। देन आफ्टर कैपिटल रिजर्व दिया गया है रिजर्व एंड सरप्लस में। सिक्योरिटी प्रीमियम भी रिजर्व सरप्लस में आएगा। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ये आपको इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस करने हैं। जनरल रिजर्व रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। 7.5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है वो शेयर कैपिटल की नोट्स में आएंगे। इक्विटी शेयर भी उसमें आएंगे, उसकी अमाउंट जो है। ट्रायल बैलेंस का टोटल दिया गया है 22,50,000। You are required to prepare the profit and loss statement and the balance sheet as per the schedule 3 on that date after taking into account for the following additional information. First adjustment दिया गया है, the stock on 31st March 2020 was 2,38,500 यानी कि ये क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है। सेकेंड एडजस्टमेंट इज प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। ये बैड डेट रिजर्व हमको प्रोवाइड करना है, बट जैसे कि मैंने कहा एडजस्टमेंट वाला बैड डेट रिजर्व जो है उसकी दो इफेक्ट आएगी। एक तो आप डेटर्स में से माइनस करोगे, सेकेंड थिंग P&L अकाउंट में लिखोगे। पर कैसे? इस बैड डेट रिजर्व में से ट्रायल बैलेंस वाला जो है वो माइनस करना है, उसके बाद अगर कोई अमाउंट रहती है तो ही आपको P&L में लिखनी है, अगर कोई अमाउंट नहीं रहती है तो आप नहीं लिखोगे। देन आफ्टर प्रीपेड रेंट अमाउंटेड। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है सर कि यहाँ पे जो बैड डेट है वो ट्रायल बैलेंस में दी हुई बैड डेट से कम आए तो, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम 5% कैलकुलेट करें और से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5,000 आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में हमको 7,500 बैड डेट रिजर्व दी गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आप 5,000 में से 7,500 करोगे तो माइनस बैलेंस आएगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। वो आपके पास रिजर्व बैलेंस है, आप उतनी अमाउंट तक अगर बैड डेट होती है तो वो आपने रिजर्व रखा हुआ है तो आप यूज़ कर सकते। तो से फॉर एग्जांपल यहाँ से अभी जो रिजर्व रखा हुआ है 7,500 ट्रायल बैलेंस में, उससे कम यहाँ पे बैड डेट रिजर्व की अमाउंट आती है, ठीक है। तो आप उतनी कम अमाउंट जो 5,000 यहाँ पे आती है तो आप 5,000 माइनस कर दोगे तो भी आपके पास 2,500 बैड डेट रिजर्व जो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है वो रहेगा। सो वो आप फिर से जो है न्यू बैलेंस शीट में एज ए रिजर्व लिख दोगे बैड डेट रिजर्व के रूप में, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लिकेटेड है वो नहीं दिखेगा, आप सिंपली ऐसे सोल्व कर पाओगे, वो भी हम देखेंगे। प्रीपेड रेंट अमाउंट है, प्रीपेड रेंट है, ठीक है। जितना भी प्रीपेड रहेगा वो आपको, रेंट हमने एडवांस में पे कर दिया है तो वो अभी आपको पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो जो है वो रेंट की अमाउंट में से बैलेंस शीट में हमको रेंट एंड टैक्सेस जो एक है एंट्री दी गई है। सो रेंट एंड टैक्सेस में से जितना प्रीपेड रहेगा वो आप माइनस कर दो क्योंकि वो तो ऑलरेडी पे हो गया। जितना आउटस्टैंडिंग रहेगा वो आप प्लस कर दो। तो प्रीपेड 5,000 है, सो वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 2%, फर्नीचर 5% एंड लैंड एंड बिल्डिंग 4%। ये सारी
टेंजिबल असेट्स पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करेंगे, उसकी एक इफेक्ट वो असेट्स में से माइनस होगा और दूसरी इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन में आएगा। फिफ्थ एडजस्टमेंट, द ऑथोराइज कैपिटल ऑफ द कंपनी अमाउंटेड टू 12,50,000। इस एडजस्टमेंट से कोई भी इफेक्ट जो है वो हम ट्रायल बैलेंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। जैसे जब आप शेयर कैपिटल की नोट प्रिपेयर करो तो उसमें आप इन्फॉर्मेशन सिर्फ लिख सकते हो एज ऑथोराइज शेयर कैपिटल, उसकी इफेक्ट कहीं पे भी हो टोटल में हम कहीं कंसिडर नहीं करेंगे। सिक्स्थ एडजस्टमेंट, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड 7.5% डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड 10% ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। हमारे पास दो शेयर कैपिटल है तो दोनों पे जो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है वो दिया गया है। प्रेफरेंस शेयर पे हमको 7.5% और इक्विटी पे 10% डिविडेंड पे करना है। सेवंथ एडजस्टमेंट, ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व। पहले तो मैं डिविडेंड की बात कर लूँ। सिक्स्थ एडजस्टमेंट की डिविडेंड जो है वो आप इक्विटी शेयर जो कैपिटल है उस पर कैलकुलेट करोगे, ठीक है। डिविडेंड की अमाउंट जो है वो आप रिजर्व एंड सरप्लस की नोट जब आप प्रिपेयर करो सो पीएनएल अकाउंट्स में वो डिडक्शन में लिखोगे जितनी डिविडेंड की अमाउंट रहेगी। सेकंड थिंग, आप ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी इंक्लूड करोगे तो उसकी दो इफेक्ट वहाँ पे आ जाएगी। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हम लायबिलिटी साइड लिखते हैं और सेकंड थिंग रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स में पीएनएल अकाउंट्स में से ये डिडक्ट करेंगे। ट्रांसफर 50,000 टू जनरल रिजर्व, यानी कि जनरल रिजर्व में प्लस होंगे और पीएनएल अकाउंट में से माइनस होंगे, उसकी दो इफेक्ट आ गई। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसमें प्रोडक्टिव वेजिस जो है, यहाँ पे प्रोडक्टिव वेजिस जो है वो हम अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। प्रोडक्टिव वेजिस, ऐसा सिर्फ वेजिस वर्ड यूज़ किया गया होता है तो हम जो है वो आप कह सकते हैं एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में लिखते हैं। प्रोडक्टिव वेजिस है, इसके लिए हम अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। सो आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजिस जितने भी रहेंगे वो अदर एक्सपेंस में, प्रोडक्टिव वेजिस हमको ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं तो आउटस्टैंडिंग उसमें प्लस कर देंगे। सैलरी जो है 7,500 आउटस्टैंडिंग, तो वो हम जब एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंस में सैलरी लिखेंगे तो उसमें आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस कर देंगे। और रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, आउटस्टैंडिंग जैसे कि मैंने कहा हम प्लस करते हैं तो रेंट एंड टैक्सेस अदर एक्सपेंस में लिखेंगे, वहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। तो ये तो सारी हमने प्लस कर दी अमाउंट। और इन तीनों चीज़ों, आउटस्टैंडिंग जो चीज़ें हैं तीनों, उसकी सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, वो हम शॉर्ट टर्म जो लाइबिलिटीज़ है, करंट लाइबिलिटीज़ है, ओके, उसमें अदर लाइबिलिटीज़ में आप लिख सकते हो क्योंकि ये अभी आपको पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, पे नहीं किया है, ठीक है। सो वहाँ पे उसकी दूसरी इफेक्ट आ जाएगी। देन आफ्टर प्रोविजन फॉर डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स, जब प्रीवियस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में हमने देखा है कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स, उसका ही दूसरा नाम है डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स। दोनों टैक्स जो है डिविडेंड पे ही लगते हैं, वो एक ही है, उसका नाम आप अलग कह सकते हो, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स और डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स, ठीक है। सो जो हम प्रीवियस सम में भी CDT कहते थे वो यहाँ पे DDT यानी कि डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स हो जाएगा, ठीक है। सो वो हमको पे करना है 20% ऑन प्रपोज डिविडेंड। सो इसकी इफेक्ट आप कैसे दोगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल पे एडजस्टमेंट नंबर 6 में जो डिविडेंड कैलकुलेट होगा उसका टोटल करेंगे और जो टोटल डिविडेंड मिलेगा उसके 20% हम डिविडेंड पे करेंगे। एक इफेक्ट आ जाएगी रिजर्व एंड सरप्लस में जो पीएनएल अकाउंट लिखेंगे उसमें से ये माइनस करेंगे डिविडेंड जो का टैक्स है वो, और दूसरा जो है वो लायबिलिटी साइड वो प्रोविजन में आ जाएगी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो हम कहते हैं उसमें आ जाएगा। बैलेंस शीट जो है वो आप ड्रॉ कर लो 1 से 1.5 पेज के लिए और उसका फॉर्मेट जो है फिक्स ही रहेगा। बैलेंस शीट ऑफ कौशिक कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020। फर्स्ट उसमें आप एंट्री देखो तो शेयर कैपिटल की एंट्री मैंने दी है नोट नंबर 1 उसमें जो है वो है, तो नोट नंबर 1 पहले देख लेते हैं। ऑथोराइज शेयर कैपिटल एडजस्टमेंट में दी गई है 12,50,000, उसको आप ऐसे ही लिखोगे, उसकी दो इफेक्ट कहीं पे भी नहीं आएगी, एक सिर्फ यहाँ पे आप लिख सकते हो, टोटल में भी वो कंसिडर नहीं होगा। इश्यूड सब्सक्राइब एंड पेड अप कैपिटल देखते हैं, उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,50,000 जिसमें कोई एडिशन डिडक्शन नहीं है। इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख की है। डेबिट साइड हमको कोल्सिन एरियस इक्विटी शेयर कैपिटल पे दिए गए हैं 25,000, वो आप माइनस करोगे तो अमाउंट मिल जाएगी 4,75,000। और क्रेडिट साइड फॉर फीचर अकाउंट दिया गया है वो हमको इक्विटी शेयर कैपिटल में प्लस करना पड़ेगा विच इज़ 11,250। ऐसे ही आउटर कॉलम में आपको अमाउंट मिल जाएगी 4,86,250 और टोटल 250 प्रेफरेंस शेयर के और 4,86,250 इक्विटी शेयर के, टोटल मिल जाएगा 7,36,250। ये जो टोटल है हम बैलेंस शीट में लिख देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस की सेकेंड नोट रहेगी तो वो देख लेते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस, जनरल रिजर्व की ओपनिंग बैलेंस 2,25,000 बैलेंस शीट ट्रायल बैलेंस में दी गई है, उसमें
एडजस्टमेंट में कहाँ गया है, ट्रांसफर 50,000 फ्रॉम P&L अकाउंट। सो जनरल रिजर्व की रो में एडिशन की कॉलम में हम 50,000 लिखेंगे, डिडक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस जनरल रिजर्व की आ जाएगी 2,75,000। सिक्योरिटी प्रीमियम ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग बैलेंस दिया गया है 41,250, उसमें कोई एडिशन डिडक्शन नहीं है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस भी आ जाएगी 41,250। उसके बाद कैपिटल रिजर्व भी ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 1,37,500, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है, इसलिए क्लोजिंग भी 1,37,500। उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो है वो दिया गया है। डिबेंचर रिडम्पशन फंड जो रहेगा वो भी कंपनी के लिए एक फंड यानी कि रिजर्व है, सो वो यहाँ पे आएगा डिबेंचर रिडम्पशन फंड 50,000, उसमें कुछ एडिशन डिडक्शन नहीं है, इसलिए क्लोजिंग बैलेंस भी 50,000 जो है वो रहेगी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ओपनिंग बैलेंस ट्रायल बैलेंस में दी गई है 13,750। एडिशन आपको अभी नहीं मिलेगा, जब आप P&L अकाउंट क्लोज करोगे उसका जो प्रॉफिट रहेगा वो आपका एडिशन रहेगा, ठीक है। डिडक्शन में देख लेते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, जैसे कि मैंने कहा था आपको एडजस्टमेंट में नहीं कहा गया इस क्वेश्चन में, तब भी आपको प्रिलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने ही है, जिसके लिए आप डिडक्शन की कॉलम में लिखोगे 15,000 प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। जनरल रिजर्व में मैंने 50,000 ट्रांसफर किए, सो वो भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, या जनरल रिजर्व में जो ट्रांसफर किए उसकी दूसरी इफेक्ट याद रखना। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक, वो कैलकुलेशन भी मैं आपको जो है यहाँ पे दिखाऊंगा, जिसकी सेकेंड इफेक्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगी लायबिलिटी साइड। इक्विटी डिविडेंड आप देखें सेकेंड 5 लाख में 10% डिविडेंड हम पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 लाख है, 10% डिविडेंड, सो 5 लाख के 10% 50,000 हो जाएंगे। उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड जो 7.5% है, कैपिटल हमारे पास 2,50,000, सो 250 के 7.5% 18,750। ये दोनों चीज़ें जो है उसकी दूसरी इफेक्ट हमने P&L अकाउंट में या डिडक्शन की कॉलम में दी है 50,000 एंड 18,750। अब ये दोनों डिविडेंड को आप प्लस करोगे और डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स जो 20% है वो आप पे करोगे, सो 50,000 प्लस 18,750, तो टोटल आ जाएगा 68,750। ये 68,750 के 20% आप करो तो आपको डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स मिल जाएगा 13,750। ये इसकी दूसरी इफेक्ट जो है वो आप रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स में डिडक्शन की कॉलम में P&L अकाउंट में डिडक्शन की कॉलम में लिखोगे 13,750। ये सारी चीज़ें अभी आपको मिल जाएगी, लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस की नोट्स क्लोज नहीं होगी, क्यों? क्योंकि एडिशन का जो प्रॉफिट है 1,34,750 वो अभी आपको नहीं मिला, तो रिजर्व एंड सरप्लस की नोट को यहाँ पे आप स्टॉप कर दोगे, ये कंप्लीट नहीं होगी, उसको हम बाद में कंप्लीट करेंगे। ये तीनों चीज़ें यानी कि इक्विटी डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड और डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स, ये तीनों चीज़ों की सेकंड इफेक्ट मैंने यहाँ पे दे दी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, तो ये एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अभी रिजर्व एंड सरप्लस मैंने क्लोज नहीं की है। उसके बाद थर्ड नोट देख लेते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के लिए, जिसमें 5% मॉर्गेज डिबेंचर ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं 1,25,000, पब्लिक डिपॉजिट 36,500 एंड लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया 63,500, टोटल 2,25,000 हो जाएंगे, जिसकी इफेक्ट आप जो है बैलेंस शीट में दोगे। यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस नोट नंबर 2 और अमाउंट नहीं आएगी, अमाउंट अभी हमको नहीं मिली है, इसलिए सेकंड मेन पॉइंट आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, जिसमें फर्स्ट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, यानी कि अभी जो हमने कैलकुलेशन किया डिबेंचर, बैंक लोन एंड पब्लिक डिपॉजिट। थर्ड नोट और अमाउंट आ जाएगी 2,25,000। उसके बाद करंट लायबिलिटीज जो है उसमें फर्स्ट दिया गया है ट्रेड पेबल्स, जिसमें डेट क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल नोट नंबर 4 के मुताबिक जो है वो रहेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं ट्रेड पेबल्स नोट नंबर 4, क्रेडिटर्स 60,000, बिल्स पेबल 22,500, विच इज टोटल 82,500। यहाँ पे देख लेते हैं 82,500। उसके बाद अदर करंट लायबिलिटीज, जिसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जितने थे एडजस्टमेंट में दिए गए हैं वो उसकी इफेक्ट आएगी। नोट नंबर 5 में देख लेते हैं अदर करंट लायबिलिटीज, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, जिसका कैलकुलेशन हमको करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो हिडन एडजस्टमेंट है। ट्रायल बैलेंस में आप देखो तो डिबेंचर, ये बात जो है वो मैंने प्रीवियस सम में भी कहा है कि आपको डिबेंचर पे जो है खास, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम में जाते हो और डिबेंचर दिया गया है फाइनल अकाउंट्स के लिए, तो पहले आप वहाँ पे स्टार कर दो, कुछ भी वहाँ पे नोट कर दो जो आपको याद रहे। अदरवाइज़ क्या होगा,
आप जो है वो डिबेंचर वाला जो एडजस्टमेंट है वो भूल जाओगे, और या तो आप उसका जो इंटरेस्ट का इफेक्ट देनी है वो आप नहीं दे पाओगे, क्योंकि इसके लिए क्लियरली एडजस्टमेंट में नहीं कहा जाता, आपको अपने आप से हिडन एडजस्टमेंट के रूप में ये समझना है। अब देखो आप राइट हैंड साइड देख पाओगे, थर्ड एंट्री दी गई है 5% डिबेंचर 1,25,000 के। 5% डिबेंचर 1,25,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 1,25,000 के 5%। अब जो ट्रायल बैलेंस है वो आप देखो, ट्रायल बैलेंस में भी कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर दिया नहीं है, ठीक है। पूरा आप देख लो ट्रायल बैलेंस, कहीं पे भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं दिया है। चलिए वो डेबिट साइड आएगा क्योंकि हमारे लिए वो एक्सपेंस है, लेकिन कहीं पे भी वो दिया नहीं है, ठीक है। सो अपने आप से हमको समझना पड़ेगा हिडन एडजस्टमेंट के रूप में कि डिबेंचर जो है वो उस पर इंटरेस्ट पूरे साल का एरियर्स है। सो उस तरीके से आप अदर करंट लायबिलिटीज़ में डिबेंचर इंटरेस्ट जो रहेगा 1,25,000 के 5% 6,250, ये इंटरेस्ट आप पे करोगे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे एक इफेक्ट आएगी। उसके बाद ये जो इंटरेस्ट ड्यू हुआ है उसकी एक इफेक्ट अदर करंट लायबिलिटीज़ में आपने दे दी। सेकंड इफेक्ट हम जो P&L अकाउंट में फिनेंस कॉस्ट लिखेंगे उसमें ये 6,250 की इफेक्ट आएगी। तो ये हिडन एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हो गई। अगर ये एडजस्टमेंट आप भूल गए तो शायद आपको बैलेंस शीट का टोटल मिल जाए, लेकिन वो जो एक्चुअली करेक्ट आंसर होना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड आउटस्टैंडिंग रेट्स एंड टैक्सेस। इन तीनों आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस उसकी एक इफेक्ट यहाँ पे आएगी और दूसरी इफेक्ट P&L अकाउंट में हम देंगे रिस्पेक्टिव एक्सपेंसेस में ऐड करके। इसका आप टोटल करोगे चारों चीज़ों का तो 23,750 आपको मिल जाएंगे अदर करंट लायबिलिटीज़ के लिए, जो हम P&L अकाउंट में लिखेंगे अदर करंट लायबिलिटीज नोट नंबर 5 अमाउंट 23,750। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस देख लेते हैं नोट नंबर 6 के मुताबिक। शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो रहेगा उसमें जो भी हमने प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर पे डिविडेंड डिक्लेयर किया है, डिविडेंड डिक्लेरेशन टैक्स जो है वो सारा ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद प्रोविडेंट फंड एक दिया गया है वो भी शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आएगा, ठीक है। प्रोविडेंट फंड जो है वो 32,500 का दिया गया है। टोटल हम करेंगे 1,15,000 रुपीज़ जो है वो अमाउंट मिल जाएगी। 1,15,000 जो है वो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन 1,15,000। अभी आप इक्विटी और लायबिलिटी साइड का टोटल नहीं कर पाओगे क्योंकि रिजर्व सरप्लस की नोट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई। असेट साइड आ जाते हैं, उसमें फर्स्ट रहेगा नॉन करंट असेट्स, ठीक है। फिक्स उसमें सब पॉइंट रहेगा फिक्स्ड असेट्स और उसमें भी टेंजिबल असेट्स। यहाँ पे हमको डिफरेंट रेट्स ऑफ डिप्रिसिएशन अप्लाई करने पड़ेंगे जो हम एडजस्टमेंट नंबर 4 के मुताबिक देख सकते हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, फर्नीचर पे 5% और लैंड एंड बिल्डिंग पे 4%। ये सारे जो डिप्रिसिएशन की रेट है वो हम अप्लाई करके टेंजिबल असेट्स की जो नोट है वो प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट मैंने आइटम्स में लिखा है लैंड एंड बिल्डिंग। ओपनिंग बैलेंस उसकी है 4,25,000, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं तो क्लोजिंग भी 4,25,000 आ जाएगी। उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन का परसेंटेज थे उसमें 2% आई थिंक थे, तो 2% जो है वो यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे और जो अमाउंट आएगी 17,000 वो आप माइनस करोगे। सो नेट ब्लॉक की आपकी वैल्यू मिल जाएगी 4,08,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो है उस पर डेप्रिसिएशन उसके ओपनिंग बैलेंस पहले देखते हैं 2,87,500 और एडिशन डिडक्शन नहीं तो क्लोजिंग भी उतनी ही आ जाएगी 2,87,500। उसके बाद उस पर भी डेप्रिसिएशन जो है वो काउंट करते हैं। अमाउंट एक बार फिर से परसेंटेज जो है वो एक बार फिर से हम एडजस्टमेंट में देख लेते हैं कितने दिए गए हैं। 2% तो हमने प्लांट एंड मशीनरी पे कैलकुलेट कर लिए, फर्नीचर पे 5% और लैंड एंड बिल्डिंग पे 4%, ठीक है। सो आ जाते हैं फिर से नोट में। प्लांट एंड मशीनरी पे 4%, तो 2,87,000 के 2,87,500 के 4% करेंगे 5,750 मिल जाएंगे और वो माइनस करके नेट वैल्यू जो रहेगी नेट ब्लॉक की वैल्यू 2,81,750 और फर्नीचर पे 5% 80,000
जो है ओपनिंग बैलेंस रहेगी, एडिशन डिडक्शन कुछ भी नहीं, क्लोजिंग पे 80,000 आएगी और फिर 80,000 के 5% करोगे सो डेप्रिसिएशन आ जाएगा 4,000। 4,000 डेप्रिसिएशन माइनस करके नेट ब्लॉक की वैल्यू रहेगी 76,000। और आप नेट ब्लॉक वैल्यू की टोटल करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 7,65,750। ये जो नेट ब्लॉक की वैल्यू है वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। उसके साथ एक चीज़ और भी मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है उसकी सेकेंड इफेक्ट पीएनएल अकाउंट में डेप्रिसिएशन जो हम नोट प्रिपेयर करेंगे डेप्रिसिएशन की उसमें आएगी, यानी कि वो पीएनएल अकाउंट में लिखा जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो टेंजिबल असेट्स नोट नंबर 7 अमाउंट आ जाएगी 7,65,750। उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नोट नंबर 8 के मुताबिक देखते हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट उसमें एक तो इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं वो है 4,14,250 के जो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन फंड इन्वेस्टमेंट जैसे कि मैंने कहा था कि वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएंगे 50,000 रुपीज़। टोटल करोगे उसका तो आप 4,64,250 मिल जाएंगे, वो हम लिख देंगे बैलेंस शीट में नोट नंबर 8 के मुताबिक 4,64,250। फिर आ जाएंगे सेकंड मेन पॉइंट करंट असेट्स में, उसमें इन्वेंटरीज रहेगी जिसमें क्लोजिंग स्टॉक और लूज टूल्स ये दोनों चीज़ें आएंगी। उसके लिए नोट नंबर 9 जो है वो देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो नोट नंबर 9 स्टॉक ऑफ इन्वेंटरीज, और सिर्फ आप इन्वेंटरीज भी लिख सकते हो जिसमें क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में दिया गया है फर्स्ट एडजस्टमेंट में 2,38,500। तो एक इफेक्ट वो क्लोजिंग स्टॉक की यहाँ पे आ गई। दूसरी इफेक्ट जब हम पीएनएल अकाउंट में चेंज इन स्टॉक फाइंड आउट करेंगे तब उसमें इसकी इफेक्ट देंगे। लूज टूल्स जो है 30,000 के, ये दोनों चीज़ें आप प्लस करोगे सो 2,68,500 मिल जाएंगे जो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे नोट नंबर 9 और अमाउंट आ जाएगी 2,68,500 इन्वेंटरीज के लिए। उसके बाद देखते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स जो है उसमें हम जो आप हमको ट्रायल बैलेंस में आपको दिखाता हूँ उसमें डेटर्स दिए गए हैं 1,65,000 के, ठीक है 1,65,000 के एक डेटर्स दिए गए हैं। और बैड डेट रिजर्व जो हमको नया बैड डेट रिजर्व प्रोवाइड करना है एज पर एडजस्टमेंट, उसके लिए आप एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड देख सकते हो। सेकेंड एडजस्टमेंट जो है प्रोवाइड 5% रिजर्व फॉर बैड डेट ऑन डेटर्स। ये जो 5% हम कैलकुलेट करेंगे वो 1,65,000 के रहेंगे। 1,65,000 के 5% आपने बैड डेट रिजर्व कैलकुलेट की सो अमाउंट कितनी आ गई 8,250, और ये माइनस करके आपको आउटर कॉलम में अमाउंट मिल जाएगी 1,56,750। अब ये जो एडजस्टमेंट वाली बैड डेट रिजर्व है 8,250 उसकी इफेक्ट हम अदर एक्सपेंस जो पीएनएल अकाउंट लिखेंगे उसमें अदर एक्सपेंस की नोट में देंगे और उसका कैलकुलेशन भी मैं आपको ध्यान से उसमें समझाऊंगा। 1,56,750 जो अमाउंट है वो आउटर कॉलम में आ जाएगी ट्रेड रिसीवेबल के लिए। फिर कैश एंड इक्विवेलेंट में कोई इफेक्ट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एज इट इज़ उसकी अमाउंट आ जाएगी 27,000। और शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में आपने एक रेंट जो है वो एडवांस में पे किया है सो आपके लिए वो असेट्स रहेगी प्रीपेड रेंट जिसकी अमाउंट आ जाएगी 5,000। ये 5,000 की अमाउंट आ जाएगी जो आपको ट्रायल बैलेंस में ही दी गई है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ कौशिक कंपनी लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। उसमें फर्स्ट हम लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो सेल्स की वैल्यू है 6,50,000। उसके बाद अदर इनकम्स लिखेंगे जिसमें इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है 23,750। टोटल आप करोगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगी 6,73,750। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस देखते हैं जिसमें फर्स्ट है परचेजेस जिसमें कुछ एडिशन डिडक्शन करना नहीं, ए सीरीज आपको अमाउंट लिख देनी है 2,66,250। उसके बाद चेंज इन स्टॉक है उसके लिए फॉर्मूला फिक्स है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमको ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 83,250 और क्लोजिंग हमको एडजस्टमेंट में दिया गया है। क्लोजिंग स्टॉक की एक इफेक्ट हमने बैलेंस शीट में दे दी, एक इफेक्ट हम यहाँ पे देंगे 2,38,500 वो माइनस करेंगे सो आपको माइनस में अमाउंट मिलेगी जो आप ब्रैकेट में लिखोगे 1,55,250, यानी कि टोटल जितने एक्सपेंस रहेंगे उसमें से ये 1,55,250 आप माइनस करोगे एक्सपेंसेस में से। फिर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के लिए नोट नंबर 10 जो है वो
देख लेते हैं एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंस के लिए, जिसमें सैलरीज है वो आ जाएगी 1,42,500 ट्रायल बैलेंस के मुताबिक, और आउटस्टैंडिंग सैलरी एडजस्टमेंट में दी गई है 7,500, टोटल आ जाएगा उसका 1,50,000। और उसके अलावा एक प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन जो कि ट्रायल बैलेंस में दिया गया है 6,250। इन दोनों का हम टोटल करेंगे तो मिल जाएगी अमाउंट 1,56,250। ये जो अमाउंट है वो आप P&L अकाउंट में एम्प्लॉयज़ बेनिफिट एक्सपेंसेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखोगे, नोट नंबर 10 लिख दोगे और अमाउंट आ जाएगी 1,56,250। उसके बाद फिनेंस कॉस्ट में जैसे कि मैंने कहा था आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट, आप यहाँ पे आगे आउटस्टैंडिंग ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट जो पे करना भी बाकी है। एक इफेक्ट हमने दे दी है ऑलरेडी बैलेंस शीट में, एक सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे देंगे 6,250। उसके बाद डेप्रिशिएशन के लिए जो नोट नंबर 11 है वो देख लेते हैं, उसमें आपको करना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ टेंजिबल असेट्स के लिए जो नोट प्रिपेयर की है उसमें डेप्रिसिएशन की जो कॉलम है वो आप देखो 17,000, 5,750 और 4,000, ये तीनों अमाउंट जो है वो आपको डेप्रिसिएशन, नोट नंबर 11 देखो, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ असेट्स, उसमें ये तीनों चीज़ें जो है वो लिख देनी है। डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 4,25,000 के 4%, वो आ जाएंगे 17,000। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी जो 2,87,500 के 2% थे तो वो आ जाएंगे 5,750। और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 80,000 के 5%, वो आ जाएंगे 4,000 रुपीज़। इन तीनों चीज़ों का हम टोटल करेंगे तो मिल जाएगा 26,750। यह अमाउंट आप P&L अकाउंट में डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन में जो है वो इंक्लूड करोगे, नोट नंबर 11, और अमाउंट आ जाएगी 26,750। और लास्ट है अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर 12 के रेफरेंस में, ठीक है। सो उसके लिए नोट नंबर 12 जो हम रिफ़र करेंगे, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि इसमें बहुत सारे अदर एक्सपेंसेस दिए गए हैं। फर्स्ट हम लिखेंगे प्रोडक्टिव वेजेस जिसकी अमाउंट है 88,000 ट्रायल बैलेंस की, और आउटस्टैंडिंग प्रोडक्टिव वेजेस जो है एडजस्टमेंट में दिए गए हैं वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग जो 3 एक्सपेंस हमको दिए गए थे उसकी सेकेंड इफेक्ट जो थी वो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में दे दी है। सो आउटस्टैंडिंग 6,250 रहेंगे, सो वो यहाँ पे हम प्लस करेंगे 88,000 प्लस 6,250, सो उसकी अमाउंट आ जाएगी 94,250। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस देखते हैं जिसमें 50,000 जो है वो ट्रायल बैलेंस में दिए गए हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग जो है वो 3,750 रहेंगे, और जो प्रीपेड है 5,000, ठीक है, प्रीपेड की इंफॉर्मेशन भी दी गई, वो भी मैं आपको जो है प्रीपेड इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में प्रीपेड जो है वो नई इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं आपको ये जो है उसके बाद दोबारा दिखा रहा हूँ क्योंकि प्रीपेड अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं आया। आप एडजस्टमेंट नंबर 3 देखो, प्रीपेड रेंट अमाउंटेड 5,000, ठीक है। ये प्रीपेड जो है इसकी 2 इफेक्ट आएगी, एक तो जब आप असेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बैलेंस शीट में असेट्स साइड लास्ट में हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में प्रीपेड रेंट जो है 5,000, एक इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। और दूसरी इफेक्ट जैसे कि आपने अदर एक्सपेंस की नोट में देखा प्रीपेड ऑलरेडी है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस किया है 5,000, और रेंट एंड टैक्सेस में से उतना कम हो जाएगा। सो 50,000 आउटस्टैंडिंग 3,750 वो ऐड होंगे और प्रीपेड 5,000 जो है वो माइनस होंगे। आउटर कॉलम में आपको रेंट एंड टैक्सेस की अमाउंट मिल जाएगी 48,750, ठीक। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आउटस्टैंडिंग माइनस करना है और आउटस्टैंडिंग जितना है वो आप शॉर्ट टर्म लोन्स जो बैलेंस शीट में है अदर करंट लाइबिलिटीज़ में आप लिखोगे, और प्रीपेड जितना है वो आप असेट साइड लिखोगे, आउटस्टैंडिंग है वो आप लाइबिलिटी साइड लिखोगे, ठीक है, लाइबिलिटीज़ में इंक्लूड करोगे, प्रीपेड है वो आप असेट्स में इंक्लूड करोगे। तो ये आप जो एडजस्टमेंट में अगर दिया हुआ है तो ये दोनों इफेक्ट आपको याद रखनी है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम 10,000 है, स्टेशनरी एक्सपेंस 6,250, इनकम टैक्स 70,000, डायरेक्टर्स फी 8,750, ठीक है। अब इनकम टैक्स आप एक चीज़ यहाँ पे भी नोट करना, जो भी इनकम टैक्स है
ठीक है, वो ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसलिए उसकी दो इफेक्ट नहीं देंगे। अगर एडजस्टमेंट में कहाँ गया होता प्रोवाइड 10% इनकम टैक्स, सो हम P&L अकाउंट में जितना प्रॉफिट होता उस पर 10% अप्लाई करते और दूसरी इफेक्ट यहाँ पे देते हम। सॉरी, दूसरी इफेक्ट जो है वो हम बैलेंस शीट में देते, इनकम टैक्स जो पे करना है जितना वो उसके लिए। ठीक है, तो एक तो P&L अकाउंट में इन्फो आ गई जो प्रॉफिट के परसेंटेज करेंगे, और दूसरा जो रहेगा वो बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट रहेगी। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम टैक्स अदर एक्सपेंसेस में 70,000 रुपीज़। उसके बाद डायरेक्टर्स फीस जो है वो ट्रायल बैलेंस में दी गई है, इसके लिए एक ही इफेक्ट आएगी 8,750। और बैड डेट रिजर्व, अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आपने जो एडजस्टमेंट के मुताबिक जो बैड डेट कैलकुलेट की है 5%, वो अमाउंट है 8,250। उसमें से आपके पास जितना रिजर्व था, यानी कि जितनी ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट रिजर्व दी गई थी 7,500 बैड डेट के लिए, उतना तो आपके पास रिजर्व ट्रायल बैलेंस में था पहले से ही। सो वो आप माइनस कर दोगे, उसके बाद जितनी अमाउंट रहेगी वो आप P&L अकाउंट में एज ए एक्सपेंस लिखोगे। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एडजस्टमेंट के मुताबिक जो बैड डेट रिजर्व था 8,250, उसमें से मेरे पास ट्रायल बैलेंस में जितनी अमाउंट ऑलरेडी थी 7,500 वो मैंने माइनस कर दी, और उसके बाद जो 750 रहेगा वो मैं आउटर कॉलम में लिखूंगा। इस तरीके से आपको जो है बैड डेट रिजर्व की जो है इफेक्ट देनी पड़ेगी, और 750 आउटर कॉलम में आ जाएंगे। फिर आप अदर एक्सपेंस के सारी जो चीज़ें हैं उसका टोटल करोगे तो आपको टोटल मिल जाएगा 2,38,750। 2,38,750 हम लिख देंगे P&L अकाउंट में, यहाँ पे अदर एक्सपेंस नोट नंबर 12 2,38,750। फिर आप टोटल एक्सपेंस जो है वो फाइंड आउट करोगे, जो मिल जाएगा 5,39,000। अब टोटल रेवेन्यू 6,73,750 माइनस 5,39,000 टोटल एक्सपेंस। ठीक है, और एक्सपेंस जब आप टोटल करो तो एक चीज़ भूलनी नहीं है कि आपको 1,55,250 जो चेंज इन स्टॉक है वो टोटल एक्सपेंस में से माइनस करने हैं। अगर आपने जल्दबाजी में वो प्लस कर दिए सारे तो ये जो 5,39,000 मिले उसमें एडिशन हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे और रेवेन्यू एक्सपेंसेस से कम होगी। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट नहीं लॉस मिलेगा। अगर आपने जल्दबाजी में ये माइनस में आई हुई अमाउंट जो है वो भी एक्सपेंस में इंक्लूड कर दी तो वो आपको एक्सपेंस में से माइनस करनी है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। उसके बाद प्रॉफिट मिल जाएगा 1,34,750। यहाँ पे हमको इनकम टैक्स जो है एडजस्टमेंट में नहीं दिया गया है, इसलिए वो हम यहाँ से माइनस नहीं करेंगे। अदरवाइज प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड आउट करते, उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलता, उसमें से टैक्स माइनस करते और उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो मिलता। लेकिन इनकम टैक्स का कोई प्रोविजन नहीं, इसलिए हम यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे। ये 1,34,750 है, ये आप कहाँ पे लिखोगे, रिजर्व एंड सरप्लस की जो नोट्स है उसमें P&L अकाउंट लास्ट में जो दिया गया है उसकी एडिशन की कॉलम में आप लिखोगे 1,34,750। फिर P&L अकाउंट की ओपनिंग बैलेंस और उसमें ऐड करोगे एडिशन वाली कॉलम, और उसमें 13,750 में आप 1,34,750 प्लस करोगे और उसमें से डिडक्शन की सारी अमाउंट जो है वो माइनस करोगे, यानी कि 1,47,500 जो टोटल अमाउंट डिडक्शन में है वो। फिर आपको P&L अकाउंट में मिल जाएगी 1,000 रुपीज़ क्लोजिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग बैलेंस की टोटल आप करोगे, क्लोजिंग बैलेंस वाली जो कॉलम है उसके आप टोटल करोगे, सो टोटल मिल जाएगा 5,04,750। ये 5,04,750 हम लिख देंगे बैलेंस शीट में। जो अमाउंट हमने बाकी रखी थी रिजर्व एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2, अमाउंट आ जाएगी 5,04,750। फिर आप इक्विटी और लायबिलिटीज़ का टोटल करोगे, क्योंकि सारी चीज़ें हमने पहले से ही लिख दी है, सो टोटल मिल जाएगा 16,87,250। फिर आप असेट साइड का भी टोटल कर सकते हो, तो वहाँ पे भी आपको 16,87,250 जो है वो मिल जाएगा। इस तरीके से आप ये जो क्वेश्चन है वो सोल्व कर सकते हो। एक चीज़ जो खास आपको याद रखनी है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, एक तो है आपके पास प्रीपेड रेंट, उसकी कैसे इफेक्ट देनी है, और एक चीज़ जो डिबेंचर इंटरेस्ट हिडन एडजस्टमेंट है उसकी भी कैसे इफेक्ट देनी है। ये दोनों चीज़ें आपको इस सम में जो है वो IMP के रूप में याद रखनी है, यानी कि वो बहुत ही खास है, वो आपको आप कैलकुलेट करते समय भूल ना जाओ, वो आपको ध्यान रखना है, वो स्किप ना हो जाए। और उसके साथ साथ बैड रिजर्व की जो हमने इफेक्ट दी वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में मैं फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कराऊंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।